जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला चरण जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपको 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और बताएंगे कि नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला चरण कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, आंकलन होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब आंकलन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सैया पीड़ा को रोकने के लिए रोगी की स्थिति में कितने अंतराल पर जो है परिवर्तन करना चाहिए। तो सैया पीड़ा को रोकने के लिए रोगी की स्थिति में कितने अंतराल पर परिवर्तन करना चाहिए। तो याद रखेंगे ये करने चाहिए हर 2 घंटे में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मधुमेह मेलिटस के रोगी में कौन सा हार्मोन जो है कम हो जाता है। तो मधुमेह मेलिटस के रोगी में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा इसमें हो जाते हैं इंसुलिन कम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंसुलिन कम हो जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में सबसे पहले कौन सा यहाँ पे एंजाइम बढ़ता है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में सबसे पहले जो है कौन सा एंजाइम बढ़ता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे सीके और एमबी बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी दिए गए हैं सही जवाब। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज माना जाता है, इसे कितने वर्षों तक जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो याद रखेंगे आप कि नर्सिंग रिकॉर्ड को कानूनी दस्तावेज माना जाता है, इसे कितने वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो आप बताएंगे 3 से लेकर 5 वर्षों तक जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहां पे है कि हाइपरटेंशन के रोगी में रक्तचाप का सामान्य लक्ष्य जो है स्तर क्या है। तो हाइपरटेंशन के रोगी में रक्तचाप का सामान्य लक्ष्य स्तर क्या है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे 130/80 से कम। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि एक रोगी जो सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। चलिए बताइए। तो एक रोगी जो सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। तो याद रखेंगे उसे रखा जाना चाहिए फाउल अर्थ बैठा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि हार्ट फेलियर के रोगी में सबसे आम लक्षण क्या है। तो हार्ट फेलियर के रोगी में सबसे आम लक्षण क्या है। तो इनमें सबसे आम लक्षण होगा सांस लेने में तकलीफ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग दस्तावेजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो नर्सिंग दस्तावेजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण नियम होगा जो लिखा नहीं गया हो वो किया नहीं गया माना जाता है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नर्सिंग ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो नर्सिंग ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि अस्थमा के रोगी में कौन सी आवाज सुनाई देती है? तो अस्थमा की रोगी में कौन सी आवाज सुनाई देती है? तो याद रख लीजिएगा, इसमें देती है घरघराहट की आवाज। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि SBAR संचार उपकरण में एस का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो SBAR संचार उपकरण में एस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएंगे स्थिति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्थिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि पोस्ट ऑपरेटिव रोगी में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे, इसे करना चाहिए पैरों के व्यायाम और नियमित रूप से करकट बदलना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग प्रोसेस में कार्यान्वयन का क्या अर्थ है? तो नर्सिंग प्रोसेस में कार्यान्वयन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है योजना को क्रियान्वित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनीमिया के रोगी में कौन सा डाइट सलाह दिया जाता है? तो अनीमिया के रोगी में कौन सा डाइट यहाँ पे डाइट सलाह दिया जाता है? तो इसमें दिए जाते हैं आप सभी लोगों का कौन? तो याद रखेंगे आयरन युक्त आहार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केयर प्लान को कितनी बार अपडेट जो है ना किया जाना चाहिए? तो केयर प्लान को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए? तो केयर प्लान को आपके रोगी की स्थिति में बदलाव के अनुसार नियमित रूप से जो है यहाँ पे करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न पूछा है कि लीवर सिरोसिस के रोगी में कौन सा लक्षण जो है देखा जाता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे आप कि लीवर सिरोसिस के रोगी में कौन सा यहाँ पे लक्षण देखा जाता है? तो इनमें देखे जाते हैं पीलिया लक्षण। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग में प्राथमिकता निर्धारण का सबसे अच्छा जो यहाँ पे सिद्धांत क्या है? तो नर्सिंग में प्राथमिकता निर्धारण का सबसे अच्छा सिद्धांत क्या है? तो इनका सबसे अच्छा सिद्धांत होगा जीवन धमकाने वाली समस्याओं को पहले संबोधित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्ट्रोक के रोगी में फेशियल डूप किसका जो है संकेत होता है? तो स्ट्रोक के रोगी में फेशियल डूप किसका संकेत होता है? तो ये हो जाएंगे आपके तंत्रिका क्षति के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? तो प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी रहेंगे, प्रखंड स्तर पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रखंड स्तर पे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो आशा कार्यकर्ता का जो मुख्य कार्य है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना और जागरूकता फैलाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनका प्राथमिक उद्देश्य जो है यहाँ पे क्षय रोग उन्मूलन होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है नवजात शिशु में एपगर स्कोर का मूल्यांकन कब किया जाता है?
तो नवजात शिशु में एपगार स्कोर का यहाँ पे मूल्यांकन कब किया जाता है? तो ये मूल्यांकन किए जाते हैं आप सभी लोग का कब? तो ये किए जाते हैं जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि गो बी कार्यक्रम किसके लिए है? तो याद रखेंगे गो बी कार्यक्रम जो ये किसके लिए है? तो ये टीकाकरण के लिए होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों और माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या है? तो नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण जो है क्या है? तो नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या? तो सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण जो है ना क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण यहाँ पे हो जाएंगे आपके टीकाकरण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, टीकाकरण वैक्सीन हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए बताएंगे। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है ये होते हैं आपके विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवा क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होती है? तो उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवा क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होती है? तो इनमें होते हैं कुल आपके 3000 से लेकर 5000। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि केवल स्तनपान कितने महीने तक कराने की सलाह जो है दी जाती है? चलिए बताएंगे। तो केवल स्तनपान कितने महीने तक कराने की सलाह दी जाती है? तो आप बताएंगे 6 महीने तक। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 6 महीने तक। अगला प्रश्न यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है ये हुए थे आपके 1948 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1948 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए किस उपकरण का उपयोग सबसे अधिक जो है किया जाता है? तो बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए किस उपकरण का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आप सभी लोग का किस प्रकार का? तो ये ग्रोथ चार्ट यानी कि विकास चार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार और उपस्थिति बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है आपका कि तीव्र कुपोषण का मूल्यांकन जो है करने के लिए कौन सा मापदंड जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो तीव्र कुपोषण का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मापदंड सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं आपके मिड आर्म के उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।